ओके, तो जैसा कि हमने बोला कि अभी अब तक हमने फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का 2019 का पेपर डिस्कस किया था। अब हम वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका सॉल्व किया। इसके पहले पार्ट क्वेश्चन में जो 3 पार्ट्स हैं, वो तीनों पार्ट के जो आंसर्स हैं वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। सारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। मैंने कोशिश किया कि सारा 8 मार्क्स के हिसाब से मैंने आंसर वो किया, बट कुछ आंसर्स आपको बड़े लग सकते हैं, आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी हमने यहाँ पे आंसर्स एक तरह से बनाए हैं, कलेक्ट किए हैं, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किए, वो एक स्टैंडर्ड बुक से किए हैं, जैसे कि आपकी जो है केडी त्रिपाठी है, उससे लिए हैं आंसर्स। तो ये आंसर्स मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे हैं। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग एक्शन के को मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें जैसे हमने बताया कि आपने सोटिक्स में जो पोजोलॉजी टॉपिक पढ़ा है, उसमें जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोजेज फॉर्म, तो आप वही सेम आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। द ऑप्टिमम डोज ऑफ अ ड्रग विच प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज एवरी individual varies both in degree and characteristic of responses produced by the drug। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी ड्रग का ड्रग का जो ऑप्टिमम डोज होता है, जिससे वो क्या करता है, थेरेपेटिक रिस्पांस जो प्रोड्यूस करता है, वो क्या कर सकती है, पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जितना अमाउंट एक पर्सन में डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उतनी ही डोज अगले पर्सन में डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट शो करे। मीन्स ये वैरी करती है। अब उस वैरी करने के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डोज को। तो पहला फैक्टर एज क्या है। एज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंजेस विद एज। जो फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसा कि आपको पता है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन मीन्स व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। तो हर पर्सन का एज के अकॉर्डिंग जो फार्माकोकाइनेटिक है वो डिफरेंट पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। जैसे कि चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल है need lesser amount of drug than the normal adult dose because they are unable to excrete drug to that extent as adults। जैसा कि आप लोग को पता है कि चिल्ड्रंस और ओल्ड पीपल, चिल्ड्रंस में क्या हो रहा होता है, सारे ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं, और ओल्ड पीपल्स में क्या हो रहा होता है, ओल्ड पीपल में जो ऑर्गन्स एक तरह से वो डिग्रेड, मतलब एक टाइम के आने के बाद जो एडल्ट, जब ओल्ड एज में पीपल आता है तो क्या होता है, उनकी बॉडी में भी जो ऑर्गन्स है वो भी काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। तो इनका जो एक्सक्रीशन अच्छा नहीं होता। मीन्स किडनी एक तो चिल्ड्रन में एक तरह से प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, और ओल्ड पीपल में एक तरह से उतने अच्छे से काम नहीं करती एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एडल्ट। तो जो भी हम मेडिसिन खाएंगे वो क्या होगी, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, देन एक्सक्रीट होगा बॉडी से। तो इस वजह से चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल में क्या होता है, एक्सक्रीशन रेट कम होता है। और एक्सक्रीशन रेट कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम नॉर्मल एडल्ट डोज के बराबर उसको हम ड्रग दे देंगे तो क्या होगा, नॉर्मल एडल्ट का डोज का तो एक्सक्रीशन अच्छा है नॉर्मल एडल्ट पर्सन का, लेकिन चाइल्ड और ओल्ड पीपल के केस में उनकी किडनी इतनी प्रॉपर वर्क नहीं करती एज कम्पेयर टू एडल्ट पीपल, एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट। तो क्या हो सकता है, जो ड्रग है वो अगर उसका एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी में एक्यूमुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए इनको कम अमाउंट की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एडल्ट। नेक्स्ट फैक्टर हमारा सेक्स। तो वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम मैनर एज इट इज़ डन इन मैन। तो जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन्स होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम मैनर में ड्रग का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें जैसे कि मेंस में होता है। जैसे कि मार्फिन एंड बार्बिचुरेट में प्रोड्यूस मोर एक्साइटमेंट बिफोर सेडेशन इन वुमेन। मॉर्फिन और बार्बिचुरेट क्या कर सकते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, सेडेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये वुमेन में सेडेशन कॉज करने से पहले क्या करते हैं, एक्साइटमेंट कॉज करते हैं, देन उसे सेडेशन कॉज करते हैं। स्पेशल केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन क्या होना चाहिए, ड्रग जो भी डोजेज हम दे रहे हैं वुमेन्स को, प्रॉपर केयर, स्पेशल केयर लेनी चाहिए। द स्ट्रॉन्ग पुर्गेटिव्स सच एज एलोज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जैसे अभी हमने बताया कि प्रॉपर केयर लेनी चाहिए, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो है पुर्गेटिव ड्रग्स जैसे कि एलोए है उसको अवॉइड करना चाहिए। ड्रग विच स्टिमुलेट यूटेराइन स्मूथ मसल्स, जैसे कि एंटी मलेरिया ड्रग्स है, एर्गोट एल्कोलाइड है, ये क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम इनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड मीन्स नहीं यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट, अल्कोहल बार्बिचुरेट्स नार्कोटिक ड्रग्स कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड अफेक्ट्स द फिटस। ऐसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम अल्कोहल यूज़ करेंगे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि 1000 मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा की जो भी ड्रग होती हैं वो क्या करती है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, और प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो क्या कर सकती हैं, जो प्लेसेंटा में फिटस है उसको डैमेज कर सकती हैं। तो अल्कोहल, बार्बिचुरेट और नार्कोटिक ड्रग्स जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, इसलिए और फिटस को अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा बॉडी वेट। द एवरेज डोज इज मेंशन्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, बट इट मे नॉट अप्लाई इन केसेस ऑफ ओबेस पेशेंट, चिल्ड्रंस एंड मालनरिश्ड पेशेंट। तो नॉर्मल जो एवरेज डोज है अगर हमें किसी पर्सन की कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, mg पर kg बॉडी वेट, बट ये अप्लाई नहीं हो सकता है किस केसेस में, अगर कोई पेशेंट है, कोई ओबेस पेशेंट है, ओबेस मीन्स हेल्दी, ओबेस की तरह से मोटापा बोल सकते हो, चिल्ड्रंस के केसेस में, या कोई मालनरिश्ड पर्सन है, मालनरिश्ड मीन्स कुपोषण का शिकार है। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है ड्रग के एक्शन को। इंट्रावेनस डोजेज ऑफ ड्रग आर यूजुअली स्मॉलर देन ओरल डोजेज बिकॉज दे इंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। तो जो इंट्रावेनस, अगर हमें किसी पर्सन को कोई ड्रग देनी है तो अगर हम उसका इंट्रावेनस डोज दे रहे हैं तो उसमें कम अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है, अगर हम उसको ओरल डोज दे रहे हैं तो ओरल डोज में हमें ज़्यादा अमाउंट की जरूरत होगी एज कम्पेयर टू इंट्रावेनस डोज। क्यों? क्योंकि ओरल डोज है तो हम जब उसको, जैसे हम सपोज करिए ओरल डोज लाइक हमने टैबलेट खाया किसी ड्रग का, कोई एनाल्जेसिक हमने टैबलेट ली, तो उसका टैबलेट लिया तो क्या होगा, उसका डिसइंटीग्रेट होगी, देन उसका डिजोल्यूशन होगा, देन वो लीवर से पास होगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, वहाँ भी कुछ ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमारे ब्लड तक पहुँचते पहुँचते जितना हम ले रहे हैं उतना नहीं पहुँचती है, लेकिन जो हम इंट्रावेनस डोज लेंगे वो क्या होगी, डायरेक्ट ब्लड में पहुँच जाती है। मीन्स ये सारे स्टेप्स इसमें नहीं होते हैं, तो इसलिए इंट्रावेनस डोजेस की केस में क्या होती है, कम डोज की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू ओरल डोजेस। नेक्स्ट, सो द ड्रग एक्शन इज क्विक विद इंट्रावेनस रूट। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो द प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर फूड प्रेजेंट है हमारे स्टमक में तो क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिले होता है। क्यों? क्योंकि पहले हमारा फूड एब्जॉर्ब होगा, देन ड्रग एब्जॉर्ब होगी। तो ड्रग्स आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक। जब खाली पेट होगा तो क्या होता है, ड्रग रैपिडली एब्जॉर्ब होती है। सो द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज वेरी इफेक्टिव व्हेन टेकन बिफोर द मील मे नॉट बी दैट मच इफेक्टिव व्हेन टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो डे लाइट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ड्रग के एक्शन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि जो डे लाइट इज स्टिमुलेंट इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग्स एंड डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स। मीन जो भी स्टिमुलेटिंग ड्रग्स होती हैं उसके एक्शन को क्या करते हैं, डे लाइट अगर हम दिन में खाएं तो क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, बट हिप्नोटिक्स अगर हम दिन में खाते हैं तो क्या करती है, उसके एक्शन को क्या करती है, डिमिनिश करती है, कम करती है। हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव एट नाइट। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, नाइट में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू डे। अब हिप्नोटिक्स क्या होते हैं आपको पता होगा, सेडेटिव ड्रग्स का जब डोज बढ़ाते हैं तो क्या होती है, वो हिप्नोटिक हो जाती है। द अमाउंट ऑफ बार्बिचुरेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम इज मच हायर देन द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप एट नाइट। मीन्स जैसे कि अभी हमने बताया कि डे टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, कम इफेक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू नाइट। तो डे में हमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है बार्बिचुरेट की स्लीप को प्रोड्यूस करने की एज कम्पेयर टू, अगर हम नाइट में अगर हम 50 mg ले रहे हैं तो डे में हमें मे बी उसका 70 mg 80 mg उतना ही स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। एल्कोहल इज़ बेटर टॉलरेटेड इन कोल्ड इन्वायरमेंट देन इन समर। एल्कोहल को हम कोल्ड इन्वायरमेंट में ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं देन इन समर। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे इमोशनल फैक्टर्स। तो फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन मेल्स, रिक्वायर लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स। फीमेल्स क्या होती है, ज़्यादा इमोशनल होती है मेल्स से, तो इनको जो है ड्रग की डोज की लेसर अमाउंट की जरूरत होती है, क्या, डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा प्रेजेंस ऑफ डिजीज। तो ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, क्लोरप्रोमाजिन मे प्रोड्यूस अनयूजुअल प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट इन पेशेंट हैविंग लीवर सिरोसिस। जैसे कुछ ड्रग्स है हमारी बार्बिचुरेट्स है, क्लोरप्रोमाजिन है, ये क्या कर सकती हैं, ज़्यादा लंबा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं किस केसेस में, अगर पेशेंट को ऑलरेडी लीवर सिरोसिस है। स्ट्रिप्टोमाइसिन इज एक्सीटेड मेनली बाय द किडनी, मे प्रूव टॉक्सिक इफ द किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है वो मेनली हमारी किडनी से ही एक्सीट होती है। तो अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कर सकती है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा एक्यूमुलेशन। तो ड्रग्स विच आर स्लोली एक्सक्रीटेड may build up sufficient high concentration in the body and produce toxic symptom
इफ़ इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि डिजिटलिस। एक्यूमुलेशन नाम से पता चल रहा है एक्यूमुलेट हो रहा है कोई चीज़, तो जब कोई ड्रग बॉडी से स्लो, उसका जो एक्सक्रीशन है वो स्लोली है, मीन्स धीरे धीरे होता है, लेकिन उसको अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी में क्या होगा, अगर वो एक्सक्रीशन उसका रेट धीरे है बट हम उसकी फ्रिक्वेंसी लेने की हमारी जल्दी जल्दी है, तो क्या होगा, जिस स्पीड से हम ले रहे हैं उस स्पीड से हमारी बॉडी से एक्सीड तो हो नहीं रहा है, तो हमारी बॉडी में क्या कर सकता है, एक्यूमुलेट हो सकता है, जैसे कि डिजिटलिस। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एडिटिव इफेक्ट। तो व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ टू और मोर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टुगेदर इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, द फिनोमिना इज कॉल्ड एज एन एडिटिव इफेक्ट। मीन्स जब हम किन्हीं दो ड्रग को एक साथ लेते हैं और उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है वो दोनों का एडअप होके आता है, एडिटिव ऐड हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एफेड्रिन एंड अमाइनोफिलिन इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। दोनों का हम यूज़ सेम पर्पज़ के लिए करें, लेकिन जब हम दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ड्रग का एक्शन दुगना। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग एक्शन के को मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें जैसे हमने बताया कि आपने सोटिक्स में जो पोजोलॉजी टॉपिक पढ़ा है उसमें जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोजेस फॉर्म, तो आप वही सेम आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। द ऑप्टिमम डोज ऑफ अ ड्रग विच प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज एवरी individual varies both in degree and characteristic of responses produced by the drug। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी ड्रग का ड्रग का जो ऑप्टिमम डोज होता है जिससे वो क्या करता है, थेरेपेटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, वो क्या कर सकती है, पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जितना अमाउंट एक पर्सन में डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उतनी ही डोज अगले पर्सन में डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट शो करे। मीन्स ये वैरी करती है। अब उस वैरी करने के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डोज को। तो पहला फैक्टर एज क्या है, एज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंजेस विद एज। जो फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसा कि आपको पता है फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन मीन्स व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, तो हर पर्सन का। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इडियोसिनक्रेसी। तो इडियोसिनक्रेसी वर्ड यहाँ पे आप एज अ डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए, ये डेफिनेशन भी आ सकती है आपके एग्जाम में। इडियोसिनक्रेसी क्या होता है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड इडियोसिनक्रेसी। मीन्स अगर किसी पर्सन को कोई ड्रग हम दे रहे हैं, जैसे कि हम उसको एनाल्जेसिक ड्रग दे रहे हैं, लेकिन उसका मेन ड्रग का एक्शन क्या है एनाल्जेसिक, बट उस पर्सन ने कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है या कोई दूसरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें देखने को मिल रहा है जो कि उस ड्रग का है नहीं, तो उसे हम बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी। द टर्म कैन आल्सो रिप्लेस्ड बाय ड्रग एलर्जी। इसे हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ड्रग एलर्जी भी बोल सकते हैं। जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन मे कॉज गैस्ट्रिक हेमरेज। नेक्स्ट है टॉलरेंस। तो व्हेन एन अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इलिक्ट एन इफेक्ट ordinarily produced by normal therapeutic dose of the drug, the phenomena is termed as drug tolerance। जैसे कि smokers can tolerate nicotine, alcoholic can tolerate large amount of alcohol। मीन्स जब हम किसी पर्सन को, सपोज करिए हम एक पर्सन को 50 mg दे रहे हैं और उसको फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस आ जा रहा है, बट दूसरे पर्सन को हम वही उतना ही फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस लाने के लिए हमें 100 mg ड्रग की जरूरत पड़ रही है, तो इससे हम बोलते हैं टॉलरेंस। मीन्स वो पर्सन क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है उस ड्रग को। क्यों, जैसे स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं वो क्या करते हैं, निकोटीन का तो टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्मोकर्स में जब स्मोकिंग करते हैं उसमें ऑलरेडी जो है निकोटीन प्रेजेंट होता है, तो ऑलरेडी वो निकोटीन लेते रहते हैं। तो जब हम उन्हें निकोटीन ऐसे नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन के पर्पज से देंगे, थेरेपेटिक पर्पज से देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो ड्रग को निकोटीन को टॉलरेट कर जाएंगे, तो उन्हें ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। ऐसे ही अल्कोहल भी, लार्ज अमाउंट का जो अल्कोहलिक होते हैं उनको भी अगर हम अल्कोहल दें, लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल की भी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट। नेक्स्ट फैक्टर हमारा सेक्स। तो वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम मैनर एज इट इज डन इन मेन। जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन्स होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम मैनर में ड्रग का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें जैसे कि मेंस में होता है। जैसे कि मार्फिन एंड बार्बिचुरेट में प्रोड्यूस मोर एक्साइटमेंट बिफोर सेडेशन इन वुमेन। मॉर्फिन और बार्बिचुरेट क्या कर सकते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, सेडेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये वुमेन में सेडेशन कॉज करने से पहले क्या करते हैं, एक्साइटमेंट कॉज करते हैं, देन उसे सेडेशन कॉज करते हैं। स्पेशल केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन।
ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन क्या होना चाहिए, ड्रग जो भी डोजेज हम दे रहे हैं वुमेंस को प्रॉपर केयर, स्पेशल केयर लेनी चाहिए। द स्ट्रॉन्ग पुर्गेटिव्स सच एज एलोज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जैसे अभी हमने बताया कि प्रॉपर केयर लेनी चाहिए, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो है पुर्गेटिव ड्रग्स जैसे कि एलोए है उसको अवॉइड करना चाहिए। ड्रग विच स्टिमुलेट यूटेराइन स्मूथ मसल्स जैसे कि एंटी मलेरिया ड्रग्स है, एल्कोहल एल्कोलाइड है, ये क्या है प्रेगनेंसी के टाइम इनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड मीन्स नहीं यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अल्कोहल बार्बिचुरेट्स नार्कोटिक ड्रग्स कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड अफेक्ट द फिटस। ऐसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम अल्कोहल यूज़ करेंगे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि 1000 मालिकुलर वेट से ज़्यादा की जो भी ड्रग होती हैं वो क्या करती है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, और प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो क्या कर सकती हैं जो प्लेसेंटा में फिटस है उसको डैमेज कर सकती हैं। तो अल्कोहल बार्बिचुरेट और नार्कोटिक ड्रग्स जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, इसलिए और फिटस को अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस की बात करें ओरल रूट के, तो एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर एंड दस नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। जो ड्रग का एक्शन क्या होता है स्लोअर होता है। अब हमने टैबलेट खाई वो 2-3 घंटे बाद एक्शन देगा, ठीक है। और वही चीज़ हम अगर सिरिंज के थ्रू ले रहे हैं, पैरेंटल के थ्रू ले रहे हैं, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रही है, तो क्या होता है तुरंत इमरजेंसी में एक्शन शो कर सकती है। तो जो ड्रग का जो एक्शन होता है वो स्लोअर होता है, इसलिए हम इसको इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अनपैलेटेबल ड्रग्स एंड इरिटेंट आर डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर। जो अनपैलेटेबल ड्रग्स हैं मीन जिनका टेस्ट नहीं अच्छा है, ठीक है, या इरिटेंट्स हैं, उनको जो है एडमिनिस्टर करना क्या होता है टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इंटरेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग विद फूड एंड अदर ड्रग अफेक्ट एब्जॉर्प्शन। अगर हमने कोई ऑलरेडी ड्रग ले रखी है या हमने फूड खाया, कोई खाना खाया है, उसके साथ ये ओरल रूट में जिसके थ्रू अगर हम ड्रग लेंगे तो क्या कर सकती है इंटरेक्ट कर सकती है, और उसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकती है अफेक्ट कर सकती है, और अल्टीमेटली उसकी वैल्यूबिलिटी भी अफेक्ट होगी। मे कॉज नॉजिया एंड वॉमिटिंग, नॉजिया वॉमिटिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉपरेटिव अनकॉन्शियस वॉमिटिंग पेशेंट्स। मीन्स अगर किसी पर्सन कोई जो है पर्सन कॉपरेट नहीं कर रहा है, मीन्स अगर उसको टैबलेट दे रहे हैं वो नहीं खा रहा है, वॉमिट कर दे, या वो अनकॉन्शियस है मीन्स उसको मेंटल है वो पर्सन, या उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो उस पर्सन को भी हम नहीं दे सकते हैं ओरल रूट के थ्रू ड्रग। एब्जॉर्प्शन, जैसे कि आप लोग जैसे साइकेट्रिक जो भी पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है डायरेक्टली इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब वो ऐसी वैसी कुछ भी हरकतें करना स्टार्ट करते हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो उनको उस समय हम टैबलेट नहीं खिला सकते, उनको डायरेक्टली हम क्या करते हैं इंजेक्शन दे देते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स मे बी वेरिएबल। जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो क्या कर सकता है वेरी कर सकता है। सम ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूस। कुछ ड्रग्स जो है जैसे हमने ओरल रूट के थ्रू लिया तो गैस्ट्रिक जूस से भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो जितना हमने अमाउंट लिया उतना तो अमाउंट पहुँचेगा नहीं। फर्स्ट पास इफेक्ट, कुछ ड्रग्स क्या होती है लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फर्स्ट पास इफेक्ट ओरल रूट के केस में होता है। जबकि पैरेंटल और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुँच रही है तो फर्स्ट पास इफेक्ट के कोई चांस नहीं होता उसमें। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि ओरल सिस्टमिक रूट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है हमारा जनरल एनेस्थेटिक पे। तो इसमें जनरल एनेस्थेटिक का इंट्रोडक्शन नॉर्मली पूछा कि जनरल एनेस्थेटिक है क्या, और जनरल एनेस्थेटिक नाइट्रस ऑक्साइड का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछा गया है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक क्या होती है, दीज आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। मीन्स जो भी सेंसेशन और कॉन्शियसनेस जाती है वो क्या होती है रिवर्सिबल लॉस होता है, मीन्स एक टाइम के बाद रिवर्स होकर आती है। कार्डिनल फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स हैं इसके, क्या क्या फीचर्स दिखते हैं जब आप जनरल एनेस्थेटिक लेते हैं। लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, बॉडी में जो पूरा सेंसेशन होता है वो सेंसेशन लॉस हो जाता है, स्पेशली पेन नहीं होता है। स्लीप, नींद आ सकती है, एंड एमनेसिया, एमनेसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है। इमोबिलिटी हो सकती है, एंड मसल रिलैक्सेशन हो सकता है, मीन्स बॉडी मूव नहीं कर सकती है, मसल रिलैक्स हो जाती हैं। एंड ऑब्लिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, मीन सोमैटिक रिस्पॉन्स में स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, एंड जो भी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस हैं लाइक जो भी हमारे कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स हैं वो क्या होगी उनका ऑब्लिशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन एनेस्थीसिया के कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस एनेस्थीसिया की 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, तो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहेलेशन एंड लास्ट अप टू
लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब हम जैसे एनेस्थेटिक इनहेलेशन ले रहे हैं और वहाँ से लेके जब तक हमारे बॉडी जिसको हम एनेस्थेटिक दे रहे हैं, इनहेल कर रहा है, उसके लॉस कॉन्शियसनेस का लॉस हो रहा है, उस टाइम तक की स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। पेन इज प्रोग्रेसली अबलिस्ट, मीन्स पेन क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, कैन हियर एंड सी, एमनेसिया कैन डेवलप एट द एंड ऑफ स्टेज। पेशेंट क्या हो सकता है, कॉन्शियस, इस स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में पेशेंट क्या हो सकता है, कॉन्शियस हो सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन क्या हो सकता है जो इस स्टेज के एंड तक उसकी क्या हो सकती है, एमनेसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ डेलीरियम। तो ये स्टार्ट होती है अभी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एनेस्थेटिक इनहेलेशन से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक। ये स्टेज हमारी स्टार्ट होती है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से बिगिन होती है, और ये कहाँ पे स्टार्ट होती है, टू बिगनिंग ऑफ रेगुलर रिस्पायरेशन, मीन जो हम रेगुलर रिस्पायरेशन करते हैं वहाँ तक की स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ डेलीरियम। अपरेंट एक्साइटमेंट इज सीन, पेशेंट में शाउट, स्ट्रगल एंड होल्ड हिज ब्रेथ, मसल टोन इंक्रीजेस, jaws are tightly closed, breathing is jerky, vomiting, involuntary micturition and defecation may occur। मीन्स इस स्टेज में क्या 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 चीज़ें दिख सकती हैं, पेशेंट चिल्ला सकता है, स्ट्रगल कर सकता है, अपनी मसल टोन्स को उसकी क्या हो सकती है, ब्रेथ को रोक सकता है, सांस को रोक सकता है, मसल टोन बढ़ जाती हैं, जॉज जो टाइटली क्लोज हो जाते हैं, माउथ के जो जॉज होते हैं, ब्रीदिंग जर्की हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, इनवॉलेंट्री मैक्चुरेशन कर यूरिनेशन हो सकता है मीन्स, और डिफेक्शन भी हो सकता है। हार्ट रेट एंड बीपी मे राइज एंड पिपल डायलेट ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। हार्ट रेट और बीपी क्या कर सकती है, बढ़ सकती है, और पिपल क्या कर सकती है, डायलेट कर सकती है। क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेज है सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टार्ट होती है एक्सटेंड फ्रॉम ऑनसेट ऑफ रेगुलर इंस्पायरेशन है, उसका शुरुआत होने से लेके सजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, मीन्स जो ब्रीदिंग है उसके सजेशन तक की स्टेज हो सकती है सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसमें चार प्लेन होते हैं। प्लेन 1 रोविंग आई बॉल जो आइज में होती है वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस। कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस मीन जो आई ब्लिंक करती है वो ब्लिंक करना वो कम कर देगी। लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस जो लैरिंग से जो भी लैरिंग्स का फंक्शन है वो आना, वो सब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा इस स्टेज में। प्लेन 3 में क्या हो सकता है, पीपल स्टार्ट डायलेटिंग एंड लाइट रिफ्लेक्सेस इज लॉस्ट। पीपल क्या कर सकती है, आइज की जो पीपल है वो क्या कर सकती है, डायलेट कर सकती हैं, और जो भी लाइट के रिफ्लेक्सेस है वो आना, वो आंखों आइज में आना क्या कर सकते हैं, खत्म हो लॉस्ट हो सकते हैं। एंड लास्ट स्टेज होती है प्लेन 4। प्लेन 4 में क्या हो सकता है, इंटरकॉस्टल पैरालिसिस हो सकती है एंड सैलो एब्डोमिनल रिस्पायरेशन एंड डायलेटेड पीपल। इंटरकॉस्टल पैरालिसिस, इंटरकॉस्टल जो मसल्स होती हैं जो हमारी रिब्स के बीच में होती हैं वो क्या कर सकती हैं, वो काम करना बंद कर सकती हैं। ब्रीथिंग की जो इनकी वो ब्रीथिंग का जो भी फंक्शन होता है वो बंद हो सकता है, पैरालाइज्ड हो सकती हैं। एब्डोमिनल रिस्पायरेशन, सैलो एब्डोमिनल रिस्पायरेशन हो सकता है, और पीपल क्या कर सकती है इस स्टेज में, क्या कर सकती है, डायलेट कर सकती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इडियोसिनक्रेसी। तो इडियोसिनक्रेसी वर्ड यहाँ पे आप एज अ डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए, ये डेफिनेशन भी आ सकती है आपके एग्जाम में। इडियोसिनक्रेसी क्या होता है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड इडियोसिनक्रेसी। मीन्स अगर किसी पर्सन को कोई ड्रग हम दे रहे हैं, जैसे कि हम उसको एनाल्जेसिक ड्रग दे रहे हैं, लेकिन उसका मेन ड्रग का एक्शन क्या है, एनाल्जेसिक, बट उस पर्सन ने कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है या कोई दूसरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें देखने को मिल रहा है जो कि उस ड्रग का है नहीं, तो उसे हम बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी। द टर्म कैन आल्सो रिप्लेस्ड बाय ड्रग एलर्जी। इसे हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ड्रग एलर्जी भी बोल सकते हैं, जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन मे कॉज गैस्ट्रिक हेमरेज। नेक्स्ट है टॉलरेंस। तो व्हेन एन अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इलिक्ट एन इफेक्ट ordinarily produced by normal therapeutic dose of the drug, the phenomena is termed as drug tolerance। जैसे कि smokers can tolerate nicotine, alcoholic can tolerate large amount of alcohol। मीन्स जब हम किसी पर्सन को, सपोज करिए हम एक पर्सन को 50 mg दे रहे हैं और उसको फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस आ जा रहा है, बट दूसरे पर्सन को हम वही उतना ही फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस लाने के लिए हमें 100 mg ड्रग की जरूरत पड़ रही है, तो इससे हम बोलते हैं टॉलरेंस। मीन्स वो पर्सन क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है उस ड्रग को। क्यों, जैसे स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं वो क्या करते हैं, निकोटीन का तो टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्मोकर्स में जब स्मोकिंग करते हैं उसमें ऑलरेडी जो है निकोटीन प्रेजेंट होता है, तो ऑलरेडी वो निकोटीन लेते रहते हैं। तो जब हम उन्हें निकोटीन ऐसे नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन के पर्पज से देंगे, थेरेपेटिक पर्पज से देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो ड्रग को निकोटीन को टॉलरेट कर जाएंगे, तो उन्हें ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। ऐसे ही अल्कोहल भी लार्ज अमाउंट का जो अल्कोहलिक होता
होते हैं उनको भी अगर हम अल्कोहल दें, लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल की भी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट। इट इज़ यूज्ड एज अ कैरियर एंड एडजुवेंट टू अदर एनेस्थेटिक, जो भी और दूसरे एनेस्थेटिक्स हैं उनके लिए एज अ कैरियर भी काम करती है। एडजुवेंट्स आपको पता है एज एडजुवेंट्स क्या होते हैं, तो एज अ एडजुवेंट्स भी ये यूज़ हो सकती है। यूज्ड इन मोस्ट सर्जिकल प्रोसेस, ज़्यादातर सर्जिकल प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद O2 फॉर डेंटल एंड ऑब्स्टेटिक एनाल्जेसिया। जब डेंटल भी जब हम डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं तब भी क्या होता है, टीथ में जो भी हम एनाल्जेसिक का यूज़ करते हैं, तो इसमें एज अ डेंटल पर्पज़ के लिए भी हम एज अ एनाल्जेसिया इसको यूज़ कर सकते हैं। O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ साथ ऑब्स्टेटिक एनाल्जेसिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्स्टेटिक क्या होता है, ऑब्स्टेटिक मीन्स जो फ्रॉम दी प्रेगनेंसी टू पोस्ट प्रेगनेंसी का जो टाइम वो उसके बीच में जो ट्रीटमेंट होता है वुमेंस का, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक। तो उसमें भी ये एज एनाल्जेसिया यूज़ कर सकते हैं विद ऑक्सीजन। चीप, वेरी कॉमनली यूज, सस्ता होता है, कॉमनली ये यूज़ किया जाता है, नॉन इरिटेटिंग होता है एंड नॉन इन्फ्लामेबल होता है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज लो पोटेंसी एनेस्थेटिक, unconscious cannot be produced in all individual without concomitant of hypoxia। लो पोटेंसी एनेस्थेटिक होता है और अनकॉन्शियस सारे इंडिविजुअल में नहीं प्रोड्यूस हो सकता है विदाउट कॉन्कोमिनेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स होता है ऑक्सीजन की कमी। इट कैन एक्सपेंड न्यूमोथेरिक्स एंड अदर एबनॉर्मल एयर पैकेट्स इन द बॉडी, एयर पॉकेट्स इन द बॉडी। तो न्यूमोथेरिक्स क्या होता है, जब भी जो हमारी चेस्ट में जो चेस्ट में लंग्स में जो ये साइड में वॉल्स होती हैं, वहाँ पे एयर या गैस अगर फिल हो जाता है उसकी प्रेजेंस की वजह से, क्या हो सकता है उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोथेरिक्स। या इसको हम बोल सकते हैं सिंपल कि जो हमारी थोरेसिस कैविटी होती है उसमें क्या होती है, एयर या गैस का वो भर जाना। जैसे आपका लंग का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, उसमें साइड में जो वहाँ पे वाटर भी एक्युमुलेशन हो सकता है, और एयर जब जो है वहाँ पे एयर या गैस का एक्युमुलेशन होता है उस टाइम उसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरिक्स। या और भी जगह एयर पॉकेट्स जो बॉडी में है वहाँ पे क्या हो सकती है, एबनॉर्मल एयर पॉकेट्स बन सकती हैं बॉडी में। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये हमने आज 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने क्यों अभी वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं किया, आपका पहला क्वेश्चन हमने तीनों पार्ट डिस्कस किए, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ 2 करना है, तो आपकी चॉइस है आपको कौन सा करें। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, अगर वो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा तो उसमें तीसरा क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।